हिना के कमरे में दाखिल होते ही आतिफ सेठ फाजिल से मुखातिब हुआ। सेठ साहब, मैं अपनी बहन से अकेले में गुफ्तगू करना चाहूंगा। वो बोला, आतिफ साहब, ये कोई मुजरिम नहीं है। आतिफ धीमे लहजे में बोला, हाँ मगर आप हैं। इस तरह के हिना उसकी आवाज न सुन सके। सेठ फाजिल जल्दी से बोला, मैं ठीक है, आपने बेबी से जो पूछना है पूछ लें, मैं ड्राइंग रूम में आपका मुंतजिर हूँ। उससे समझ न आई कि बज़ाहिर कॉलेजिएट नजर आने वाले इस नौजवान में ऐसी कौन सी बात थी जो उस पर घबराहट तारी कर रही थी। शायद एजेंसी के नाम ने उसे हवास बाख्ता किया हुआ था। उसके कमरे से निकलते ही आतिफ आला क्वालिटी का इंपोर्टेड कंबल ओढ़े हिना की जानिब मुतवज्जे हुआ। वो नहीं जानता था कि उसे गोली लगी है। सेठ फाजिल ने भी फकत उसकी बीमारी का जिक्र किया था। उसके दिलकश चेहरे पर छाई हल्की जर्दी से उसने अंदाजा लगाया कि वो काफी सीरियस है, मगर वो बीमारी भी उसकी दिलकशी को गहना न सकी थी। उसके जहन में जॉन एलिया का शेर गूंजा, जो रानाई निगाहों के लिए सामान जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती, यहाँ तो जाज़बियत भी है दौलत ही की परवरता। ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती, मगर फिर उसे ये शेर बेमहल लगा, क्योंकि अगर वो गरीब भी होती तो लाखों में नुमाया होती। आतिफ इस्माइल शाह के ज़र्फ का मोतरिफ हो गया, जिसने ऐसी खूबसूरत लड़की की इज्जत पर हर्फ ना आने दिया था। शायद इसके मासूम चेहरे ने उसे गलत इरादे से बाज रखा हो। आतिफ के जहन में एक इम्कानी सोच उभरी। उसने सर झटक कर इन लाताल्लुक ख्यालात से पीछा छुड़ाया और हिना से मुखातिब हुआ। आपका नाम हिना है? वो बोली, जी। सूरत की तरह उसकी आवाज भी दिलकश थी। आतिफ ने कहा, आपको हिना बहन कह सकता हूँ? वो बोली, मेरी खुशकिस्मती होगी, यूं भी भाई के रिश्ते से तही दामन हूँ। आतिफ ने कहा, अच्छा बहन, आपसे थोड़ी सी मालूमात लेनी थी, लेकिन इससे पहले अगर आप अपनी बीमारी की वजाहत करें कि क्या हुआ है, आपकी कब से तबीयत खराब है और इलाज वगैरह की क्या सूरत हाल है। वो बोली, भाई चंद दिन पहले मुझे पेट में गोली लगी थी, ऑपरेशन से निकालनी पड़ी, बहरहाल अब काफी बेहतर हूँ, कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हूँ। आतिफ ने हैरानी से कहा, गोली? मगर कैसे? हिना ने कहा, पापा के एक दुश्मन ने मेरे एक मुहाफिज को गोली मारनी चाही, मैंने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो गोली गलती से मुझे लग गई। आतिफ ने पूछा, कौन दुश्मन? वो बोली, इस्माइल शाह। आतिफ ने कहा, मैंने तो सुना है कि उसने तुम्हें बगैर कोई नुकसान पहुंचाए रिहा कर दिया है। हिना बोली, ये वाकया उसके बाद पेश आया। आतिफ ने कहा, वजाहत करना पसंद करेंगी? वो बोली, मैं पापा और इस्माइल के दरमियान सुलह करवाने की ख्वाहिशमंद थी, इस सिलसिले में मेरा उससे राब्ता हुआ, उसने मुझे पैराडाइज होटल में बुलवाया, मैं पापा की लाइल्मी में उससे मुलाकात के लिए गई। मेरे मुहाफिजों ने पापा को इत्तला कर दी। पापा ने हुक्म दिया कि उसे गिरफ्तार किया जाए, मगर उसने मेरे दोनों मुहाफिजों पे काबू पा लिया और जब उन्हें गोली मारनी चाहिए तो मैं आड़े आ गई और मुहाफिज के हिस्से की गोली का शिकार हो गई। आतिफ ने पूछा, उससे राब्ता कैसे हुआ? वो बोली, वो मेरा फोन उसी के पास रह गया था तो मैंने उसी नंबर पर उससे राब्ता किया। हिना को एहसास हुआ कि वो जरूरत से कुछ ज्यादा बोल गई है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। आतिफ ने कहा, इसका मतलब है कि वो नंबर अभी तक उसके इस्तेमाल में होगा। हिना बोली, शायद। आतिफ ने कहा, गुड, ये हुई ना बात, अब नहीं बच सकेगा। वो ना समझने वाले अंदाज में बोली, क्या मतलब? आतिफ ने कहा, फोन नंबर से किसी की लोकेशन मालूम करना हमारे लिए निहायत आसान है, आप जरा अपना नंबर बताएं। हिना बोली, वो मैं दरअसल भैया नंबर मुझे जबानी तो याद नहीं है, मैं डायरी में देख कर आपको बताती हूँ। आतिफ ने हैरानी से कहा, अपना नंबर याद नहीं है? वो नजरें चुराते हुए बोली, भैया मैं हूँ ही भुलक्कड़ टाइप। आतिफ का माथा ठनका, दाल में कुछ काला था, लेकिन वो उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, ठीक है, बाद में बता देना, फिलहाल ये बताओ कि इस्माइल से सुलह करने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया और इस ज़मीन में उससे क्या गुफ्तगू हुई? वो बोली, वो पापा का जानी दुश्मन है और मैं पापा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। कैद के दिनों में मैंने उसे बहुत करीब से देखा है, वो दिल का बुरा नहीं है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है। मुझे उम्मीद थी कि मेरी दरखास्त पर गौर करते हुए वो पापा की जान बख्श देगा, लेकिन अफसोस पापा की जल्दबाजी की वजह से बातचीत शुरू होने से पहले खत्म हो गई। आतिफ ने कहा, लेकिन सेठ साहब हर लिहाज से उससे बरतर हैं। एक अकेला जवान सेठ साहब को क्या नुकसान पहुंचा सकता है? उसके लिए तो आपके वालिद के मुलाजिम ही काफी हैं। हिना बोली, भाई वो गैर मारूफ शख्स है, ना उसका घर बार है ना रिश्तेदार साथी, उसके लिए छुप कर रहना आसान है, जबकि पापा एक मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, वो तो घर में छुप कर नहीं बैठ सकते। आतिफ ने पूछा, अच्छा ये बताओ इस्माइल कैसा आदमी है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक पुलिस से नहीं खुफिया एजेंसी से है और हमारे यहाँ मुआफी की गुंजाइश नहीं होती। मुल्जिम का नजराना और जहानी फानी से कूच करना एक बराबर है। वो बोली, वो एक मजलूम शख्स है भैया। वो इतनी तेजी से बोली कि आतिफ हैरान रह गया। उसका जज्बात से लबरेज लहजा उसके अंदरूनी एहसासात की वाज़े तर्जुमानी कर रहा था। आपने उसे
गोली नहीं मारनी। अगर मुझे सच्चे दिल से बहन कहा है तो बहनों की इल्तिजा भाई नहीं ठुकराते, और इसी प्यारे मुकद्दस और लाडले रिश्ते के मान पे मैं आपको कसम देती हूँ कि आपने उसे कत्ल करने की कोशिश नहीं करनी। आतिफ बोला, वो एक मुजरिम है और उसने मेरी बहन को हब से बेजा में रखा है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। हिना बोली, उसे मुजरिम बनने पर मजबूर किया गया है भैया, वरना वो तो निहायत शरीफ और बेजरर सा जवान था। आतिफ हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी छोटी बहन, उसकी इतनी वकालत क्यों कर रही हो? लेकिन हिना जवाब देने की बजाय नजरें चुरा कर छत को घूरने लगी। वो अपनायत से बोला, मैंने कुछ पूछा है छोटी बहन? वो धीरे से बोली, मुझे नहीं पता। आतिफ संजीदगी से बोला, लेकिन मुझे पता है। देखो छोटी बहन, बहन भाई का इस मौजू पर बात करना कुछ मायूब सा लगता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात तुम्हारे गोशगुजार जरूर कर दूं। तुम उम्र के जिस दौर से गुजर रही हो, ये बहुत नाजुक दौर है। इंसान के अंदर चाहने और चाहे जाने के जज्बात बड़ी शिद्दत से मौजन रहते हैं, और फिर जो अच्छा लगने लगे उसकी सारी बुराइयां खूबियां दिखाई देती हैं। इंसान भले बुरे की तमीज खो देता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें मैं कैंसर से ज्यादा मूजी समझता हूँ। हमारे मजहब में ऐसी मोहब्बत का कोई तस्वुर नहीं है। ये जो माशरे में हीर रांझा, लैला मजनू और सोनी माहीवाल वगैरह के किस्से मशहूर हैं और जो हला बड़ी अकीदत से इनका जिक्र करते हैं, ये सब फरसूदा बातें हैं। अगर तुम इन किस्सों कहानियों को गौर से पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके अंदर किस कदर घटिया मोहब्बत पेश की गई है। बस जबान ज़द-ए-आम हो गए हैं और अवाम में पजीराई मिल गई है। वरना खुद सोचो, एक शादीशुदा औरत का गैर मर्द के साथ भाग जाना, ये बेगैरती है या मोहब्बत? और फिर इस ज़िम्न में हमारे ड्रामों और फिल्मों वगैरह ने भी नौजवान नस्ल को बड़ा मिसगाइड किया है। इसलिए याद रखना कि मोहब्बत सिर्फ उससे करनी है जिससे तुम्हारे वालिद तुम्हारी शादी कर दें, और बस। हमारा दीन भी इसी मोहब्बत की तलकीन और तायद करता है, और हमारे रस्म व रिवाज में भी इसी की गुंजाइश है। बाकी वालिदैन कभी भी अपनी औलाद की बुराई नहीं चाहते। आखिरी बात के मोहब्बत हो जाना मुमकिन है कि ये इंसान की फितरत में है, लेकिन जज्बात को कंट्रोल करना वो भी औरत जात के लिए निहायत जरूरी है। अपनी अक्ल को हमेशा दिल पर मुकद्दम रखो। वो एक स्कॉलर कहता है ना कि डोंट ट्रस्ट योर हार्ट बिकॉज इट्स नॉट ऑन द राइट साइड। तो मेरी बात समझ रही हो ना? वो उस बात में सर हिलाते हुए बोली, जी भैया, लेकिन ये सब कुछ मुझे बताने की जरूरत क्यों पेश आ गई? आतिफ बोला, अगर जानते बूझते अनजान बन रही हो तो तुम्हारी मर्जी, वरना इस्माइल शाह और तुम्हारा मिलाप एक अजूबा ही होगा। उसकी वजाहत ने एक बार फिर हिना को नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। वो हकलाते हुए बोली, आप क्या कह रहे हैं भैया? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो इस्माइल के साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। आतिफ ने कहा, तुमने सुना नहीं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तुम्हारा लहजा, अंदाज और इस्माइल के नाम पर आंखों में पैदा होने वाली चमक दिली जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं। हिना ने अपने लहजे में एतमाद पैदा करने की कोशिश की, भैया ऐसी कोई बात नहीं है। आतिफ ने इस मौजू को तूल देना मुनासिब न समझा और बोला, खैर छोड़ो, तुम मुझे अपना नंबर बताने वाली थी। वो बोली, वो पापा के पास मौजूद हैं, उन्हीं से ले लें। आतिफ ने कहा, अच्छा फिर इजाजत दो। अगर इस्माइल शाह के मुताल्लिक किसी भी बात का इल्म हो तो सेठ साहब की वसातत से मुझ तक पहुंचा देना। खुदा हाफिज। वो जाने के लिए मुड़ा। हिना ने झिझकते हुए उसे आवाज दी, भैया। वो रुकते हुए मुस्तफसिर हुआ, जी। वो बोली, अपना ख्याल रखना। और आतिफ ने कहा, हाँ हाँ बोलो। और हिना गुलगुर लहजे में बोली, और मेरा भी ख्याल रखना। आतिफ वापस मुड़ के उसके करीब आया और उसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला, छोटी, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा। गो इस्माइल शाह मजलूम है और उसे जुर्म की राह आपके वालिद ने दिखाई है, लेकिन अब वो इस राह पर काफी आगे निकल गया है। अगर वो सिर्फ मुजरिम होता तो परवाह नहीं थी, मैं उसे तख्ता-ए-दार से भी अपनी बहन के लिए बचा कर ले आता, मगर अब मुल्क दुश्मन अनासिर से उसके ताल्लुकात की खबरें आ रही हैं। अगर ये हकीकत है तो सॉरी, मैं उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। मुल्क से गद्दारी मेरी नजर में नाकाबिले मुआफी जुर्म है। वो बोली, हो सकता है ये झूठ हो सकता है वो बेखबरी में उनका आलायकार बन गया हो सकता है वो मजबूर हो, और फिर उसे सुधरने का मौका भी तो दिया जा सकता है ना। आखिर एक इंसान से गलती भी तो मुतवक्के है। आपका कानून सिर्फ जुर्म को क्यों देखता है, उसके पसे पर्दा हकायक को क्यों नजरअंदाज कर देता है? आतिफ माहौल का तनाव कम करने की खातिर हल्के फुल्के अंदाज में बोला, ओहो, मेरी छोटी बहन तो अच्छी खासी वकील है। बहरहाल मैं वादा करता हूँ कि अगर वो पकड़ा गया तो मैं उसे सुधरने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन अगर मुकाबले में मारा गया तो उसकी किस्मत। हिना बोली, अगर मैं उसे गिरफ्तारी देने पर राजी कर दूं तो क्या आप जमानत देते हैं कि उसकी जिंदगी महफूज रहेगी, उस पे तशद्दुद नहीं किया जाएगा और उसे इंसाफ मिलेगा? आतिफ बोला, वो कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगा, उल्टा तुमसे बरगश्ता हो जाएगा। अलबत्ता उसकी मर्जी के खिलाफ उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। हिना बोली, हाँ, लेकिन इस तरह मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। आतिफ बोला, छोटी, याद रखना, जिस तरह वो बेमुहार फिर रहा है, ऐसे में वो गुनाहों की दलदल में फंसता जाएगा।
जाएगा और हो सकता है उससे कोई ऐसा जुर्म सरजद हो जाए जिसकी पादाश में मौत उसका मुकद्दर कर दी जाए। तुम्हारे इल्म में शायद ना हो, परसों उसने इंस्पेक्टर हुक्मदाद को भी कत्ल कर दिया है। गो इंस्पेक्टर काफी बदनाम शख्स है, लेकिन उसका अगला शिकार कोई बेगुनाह भी हो सकता है। हिना बोली, ठीक है भैया, मैं आपसे ताउन करूंगी, लेकिन इससे पहले कोशिश करूंगी कि उसे यूं ही गिरफ्तारी देने पर आमादा कर लूं। आप ठीक कहते हैं, इस तरह वो जिंदा तो रहेगा ना, उसकी सलामती ही मेरा इनाम होगी। और फिर यूं भी मोहब्बत के लिए जज्बात को कुर्बान करना पड़ता है। उसकी मौत शायद मुझसे बर्दाश्त ना हो, जुदाई तो यूं भी मेरा मुकद्दर है। आतिफ तहसीन आमेज लहजे में बोला, गुड। वो बोली, भैया मुझे इल्म नहीं है कि मैं इतना बड़ा रिस्क लेने पर क्यों राजी हुई हूँ। ये भी जानती हूँ कि वो समझेगा कि ये सब कुछ मैंने अपने वालिद को बचाने के लिए किया है, लेकिन खुदा गवाह है कि ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ कि उसे इंसाफ मिले, और लाजिम है इस तरह पापा को कानून के कटहरे में जाना पड़ेगा। और मुझे क्या मिलेगा? उसके एहसासात कतरों की सूरत आंखों से उबल पड़े। अपनी महबूब हस्तियों से हमेशा की जुदाई। भैया अजीब नसीब लेके आई हूँ। चाहती हूँ पापा का साया हमेशा सर पर बरकरार रहे, उन्हें कुछ भी ना हो, मगर ये मुमकिन नहीं। इस्माइल को सर का ताज बनाना चाहती हूँ, ये उससे भी गिरा है। इस्माइल को गिरफ्तार न करवाऊं तो शायद दोनों में से एक को बचा लूं, और इस सूरत में यकीनन दोनों को खोना पड़ेगा। मैं सच्चाई का साथ दूंगी, मगर याद रखिएगा आपको अपना वादा ईफा करना पड़ेगा। उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, हल्की सी गजंद भी नहीं पहुंचनी चाहिए। आतिफ ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हें साबित कदम रखे मेरी बहन, और मैं वादा करता हूँ कि इस्माइल ने गिरफ्तारी के बाद सुधरने की कोशिश की तो उसे जरूर मौका दूंगा। हिना ने नफी में सर हिलाया, नहीं, कोशिश नहीं, उसे मौका लाजिमन देना पड़ेगा, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब उसे अपना हक मिल जाए। उसके साथ ये वादा भी करो कि उससे पुछगिछ के लिए तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। आतिफ ने कहा, तुम मुझे बेदस्तपा कर रही हो। वो बोली, आप जो भी समझें, लेकिन याद रखना उसके बरक्स होने की सूरत में मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बहन कहा है तो ख्याल रखें। बहनें कभी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन अगर उन्हें दुख पहुंचे तो उनकी आहें और सिसकियां भाइयों को सुकून नहीं लेने देती। आतिफ ने कहा, अपने भाई पर एतबार करो, मैं उसे बचाने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा, लेकिन तकदीर पर मेरा इख्तियार नहीं। तुम भी मुझसे उतनी ही तवक्कुआत वाबस्ता रखना जितना एक इंसान का खासा हो सकती है। मेरी मंशा और इरादे के खिलाफ भी कुछ हो सकता है। ऐसी सूरत में तुम्हें अपने भाई को माफ करना पड़ेगा। उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं इस्माइल से बात करती हूँ, शायद वो मान जाए। दूसरी सूरत में ये कार्रवाई चंद दिन ठहर कर ही हो सकेगी, ताकि मैं सही तौर पर चलने फिरने के काबिल हो जाऊं। आतिफ ने पूछा, क्या चल नहीं सकती हो अभी? वो बोली, चल सकती हूँ, लेकिन कमजोरी है और हल्की सी तकलीफ भी महसूस होती है। जख्म अभी कच्चा है ना, 2-3 दिनों तक इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आ जाएगी। आतिफ पुरखुलूस लहजे में बोला, इंशाल्लाह। आज जुमेरात है, इतवार के दिन मैं दोबारा आऊंगा, उस वक्त तक खुदा हाफिज, और ये मेरा फोन नंबर रख लो। उसने कागज के टुकड़े पर अपना फोन नंबर लिखकर उसकी जानिब बढ़ाया। अगर कोई अहम बात हो तो मुझे जरूर मुत्तला करना। वो बोली, क्या भाइयों से सिर्फ अहम बातें ही की जाती हैं? वो मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि बहनों की हर बात भाइयों के लिए अहमियत की हामिल होती है। और हिना उसे जाते देखती रह गई। क्या इतने मुख्तसर वक्त में कोई इतना काबिल एतमाद हो सकता है? उसने अकीदत से सोचा और आंखें बंद कर ली। फोन की घंटी इस्माइल को काफी नागवार महसूस हुई। वो हालत ही ऐसी थी, लेकिन फोन करने वाले ने भी कसम खाई थी कि जब तक वो अटेंड नहीं करेगा कॉलें करता ही रहेगा। जज्बात का तूफान थमते ही उसने तपाई पर पड़ा मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर उसे हिना का नाम चमकता नजर आया। नेहा को साइड पर धकेलता हुआ वो बेड से उतरा। अगले लम्हे वो कॉल बैक कर रहा था। हिना कॉल अटेंड करते ही उस पर बरस पड़ी। बेल सुनाई नहीं देती। बहरे हो गए हो क्या? वो बोला, वो मैं वो बाथरूम में था। वो बोली, तो इतना गड़बड़ाने की क्या जरूरत है? खुद पे काबू पाते हुए इस्माइल ने मौजू बदला। भाड़ में गया गड़बड़ाना, इतनी रात गए क्यों कॉल की है? वो बोली, क्यों रात गए कॉल करना मना है? इस्माइल बोला, मना तो नहीं है, लेकिन पहली मर्तबा इस टाइम जहमत की है, मैंने सोचा शायद कोई जरूरी बात हो। वो बोली, नहीं, बस गपशप करनी है, नींद नहीं आ रही ना? इस्माइल बोला, पर मुझे तो आ रही है। वो बोली, ये आपका जाती मसला है। इस्माइल ने कहा, अच्छा, मैं 5 मिनट बाद रिंग करता हूँ। वो बोली, मैं मुंतजिर होंगी, लेकिन अपने असली नंबर से बात करना। अब इस कनेक्शन का इस्तेमाल खत्म कर दो। वो बोला, मैं समझा नहीं। हिना ने कहा, मुझे पता चला है कि किसी को भी मोबाइल नंबर के जरिए ट्रेस किया जा सकता है, और ये नंबर पापा के पास भी है। हो सकता है वो किसी के हवाले कर दे। इस्माइल बोला, अच्छा, इस बारे में बाद में बात करते हैं, और उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर वो नेहा से मुखातिब हुआ, मोहतरमा, आप तशरीफ ले जा सकती हैं, ताउन का शुक्रिया। वो बड़े लाड से बोली, इतनी जल्दी? अभी तो मेरा जी नहीं भरा। इस्माइल बोला, बस मेरे पास इतना ही वक्त था, कमी बेशी कल पूरी कर लेना। इस्माइल का अंदाज ऐसा नहीं था कि वो बहस कर सकती। दिल ही दिल में कॉल
करने वाली को गालियां देते हुए वो कपड़े पहनने लगी। मतलब की बात की शुरुआत से पहले ही उसे वहां से जाना पड़ रहा था। यूं भी उसने अंदाजा लगाया कि इस्माइल टेढ़ी खीर था, मुश्किल से ही काबू आता। उसके रुखसत होते ही इस्माइल दोबारा हिना का नंबर डायल करने लगा, लेकिन इस मर्तबा उसने अपने असली नंबर से कॉल की थी। जी अब बताएं सेठजादी साहिबा, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? हिना बोली, दिन रात बिस्तर पर रहती हूँ, नींद खाक आएगी। इस्माइल ने कहा, तो कोई काम कर लिया करो, हफ्ता तो हो गया है ऑपरेशन को। वो बोली, काम मैंने ऑपरेशन से पहले कभी नहीं किया, अब इस हालत में करूंगी क्या? इस्माइल ने कहा, ये नहीं चलेगा मोहतरमा, मुझे तो काम काज की माहिर खातून चाहिए, तुम तो निरा तावान हो। बेहतर यही होगा कि तुम अभी से घर के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दो, ये ना हो मुझे कोई और लड़की ढूंढनी पड़े। वो तुर्की बतुर्की बोली, मुझे भी किसी पैसे वाले का रिश्ता दरकार है, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ कि फैक्ट्री के मजदूर को प्रपोज करूं। इस्माइल बोला, सही कहा, यूं भी तुम मिल मालिक की बेटी हो, वो क्या कहते हैं, मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं लेकिन मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस्माइल के तंजिया अंदाज पर वो यकदम संजीदा हो गई। आपका मजाक बरहक है और मेरा काबिल गिरफ्त ठहरा। इस्माइल ने कहा लगाया, चंदा कैदी थी तो तुझे अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाता रहा हूँ, शरीके सफर बनकर आओगी तो जाने कितनी नाज बर्दारियां उठाऊंगा। वो बोली, बस बस मैं जानती हूँ। इस्माइल ने कहा, जब आओगी तो फिर यकीन आ जाएगा। वो बोली, अच्छा छोड़ो इस बात को, पता है मैंने किस लिए फोन किया है? बोला, वही तो पूछा था कि मोहतरमा ने फरमाया गपशप करने के लिए, अब कोई और बात निकल आई है। वो बोली, आज खुफिया एजेंसी का एक ऑफिसर आपके बारे में पूछगिछ करने आया था, क्या बताऊं कितना नाइस और अच्छा आदमी है, मुझे तो उसने बहन बना लिया। इस्माइल बोला, हाँ पहले पहले बहन ही कहते हैं, असल हकीकत तो बाद में खुलती है। बोली, ये क्या मतलब? वो सचमुच मेरा भाई है। इस्माइल ने कहा, उसी की वजह से तुमने नंबर बदलने की बात की है। बोली, सही कहा। इस्माइल ने पूछा, अच्छा शक्ल सूरत से कैसा है? वो बोली, लाखों बल्कि करोड़ों में एक है। उसके लहजे में फख्र की झलक थी। इस्माइल बज़ाहिर शरारत से बोला, मुझसे भी ज्यादा, मगर इस फिक्रे में अजीब किस्म के अंदेशे पिन्हा थे। वो बोली, अगर मैं कहूँ हाँ तो? वो बोला, तो क्या, मैंने कब कहा है कि मैं यूसुफ सानी हूँ? वो शरारत से मुस्कुराई, कुछ जलने की बुआरें हैं। इस्माइल बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने हकीकत से कभी नजरें नहीं चुराई। हिना बोली, शाहजी चाहतों का इन्हिसार सूरतों पर नहीं होता, अगर वो इससे कई गुना खूबसूरत होता तो क्या शाहजी की जगह ले लेगा? कभी नहीं, ये दिलों के सौदे हैं जानू। उसके लहजे में बला की चाहत मौजूद थी। इस्माइल बोला, पागल, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहते हुए उसने तपाई पर रखी विस्की की बोतल उठाई और उसमें बची कुची शराब ग्लास में उंडेलने लगा। वो बोली, ऐसा कभी मजाकन भी ना कहना। और ये आवाज कैसी है? वो गड़बड़ा गया, पानी पानी उंडेला है बोतल से। उसे शक ही नहीं था कि वो ऐसा सवाल कर सकती है। हिना बोली, तुम्हें मेरी कसम पानी ही है ना? वो बोला, नहीं कोल्ड ड्रिंक है। बोली, सच कहो शराब है ना? इस्माइल ने कहा, अगर मेरा जवाब इस बात में हो तो? वो बोली, एक घूंट भी मत लेना इस खबीस महलूल का। इस्माइल ने कहा, तुम मेरी जातियात में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हो। बोली, मैंने कहा एक घूंट भी मत लेना, और तुम्हें कसम है कि अगर तुमने पी तो मेरा मरा मुंह देखोगे। इस्माइल बोला, हिना बकवास की जरूरत नहीं है। वो बोली, मैं कह रही हूँ फिलफौर ये बोतल तोड़ दो वरना मैंने भूख हड़ताल कर देनी है। इस्माइल बोला, बड़ी आई भूख हड़ताल करने वाली, ये लो। उसने ग्लास दीवार पर मारते हुए बोतल भी उसके पीछे उछाल दी। शीशे के टूटने का आवाज छन्ना का सुनाई दिया। ये टूट गई है, तुम कौन सा हर वक्त मेरे साथ होती हो? वो बोली, अब कसम खाओ मेरे सर की कि अगर तुमने ये पी तो मेरा मरा मुंह देखोगे। इस्माइल बोला, अच्छा माँ नहीं पीऊंगा, बस अब खुश? वो मुसिर हुई, नहीं नहीं कसम खाओ। इस्माइल बोला, मेरे लिए इतनी अहम नहीं हो कि तुम्हारी कसम से रुक जाऊं। हिना का लहजा हद से ज्यादा पुरएतमाद था। बोली, भूल है तुम्हारी, और अगर आपके तई ये सच है तो फिर घबरा क्यों रहे हो? वो कसम खाते हुए बोला, अब ये मौजू तर्क करो, तुम कुछ बताने वाली थी। वो बोली, हाँ आतिफ भाई बता रहे थे कि आपने किसी इंस्पेक्टर का कत्ल किया है। इस्माइल बोला, तो? वो बोली, तो ये कि क्यों किया है? इस्माइल ने कहा, मेरे घर की बर्बादी और बहन की इस्मत दरी में वो बराबर का हिस्सेदार था, तो क्या उसे माफ कर देता? वो बोली, नहीं मगर कानून तो हाथ में मत लो ना। इस्माइल बोला, कैसा कानून जो एक मजलूम बेटे को माँ का कातिल साबित करने पर तुला है, जो एक मासूम लड़की को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है? ये कानून खुद दावत देता है कि मुझे अपने हाथ में ले लो। अगर इसे टूटने पे ही मुझे इंसाफ मिले तो मैं इसे तोड़ने से कैसे बाज रख सकता हूँ? वो बोली, शाहजी समझने की कोशिश करो कि आपने कानून के दायरे में रहते हुए इंसाफ के हुसूल की कोशिश की है। इस्माइल ने कहा लगाया, कानून के दायरे में इंसाफ का हुसूल? ऐसे चंद लतीफे और सुना दो, काफी दिनों से मैं हंसा नहीं हूँ। वो बोली, अच्छा ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है, एक तजवीज सुनो। सुनाएं जी, अब तुम्हारी ही सुननी है। वो बोली, आतिफ भाई कह रहे हैं कि अगर आप गिरफ्तारी दे दें तो वो आपकी हर किस्म की मदद करेंगे, कानून के दायरे में रहते हुए आपको इंसाफ दिलाएंगे। और इस्माइल कता कलामी करते हुए चिल्लाया, शट अप।
वो रूहान सी होने लगी। शाहजी प्लीज, आप बात समझते क्यों नहीं? बुरे भले की तमीज ही खो दी है आपने। इस्माइल धाड़ा, अब तुम मुझे बुरे भले की तमीज सिखाओगी? वो बोली, हाँ सिखाऊंगी, और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। इस्माइल बोला, मोहतरमा, माना कि तुम्हें अपने वालिद से बहुत मोहब्बत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मोहब्बत के नाम पे मुझे कुर्बानी का बकरा बना दो। इस हमदर्दी में सरासर तुम्हारे वालिद का फायदा है। मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। अपने मोहतरम वालिद को बता दो कि जो पट्टी उसने तुम्हें पढ़ाई है मेरे नजदीक एक भौंडे मजाक से बढ़कर नहीं। हिना दुखी लहजे में बोली, अब मेरी मोहब्बत पर भी शक करोगे? वो बोला, तुम्हारी तजावीज ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो बोली, शाहजी मैं कैसे बताऊं कि इसी में आपकी बेहतरी है? मैं आपको सुरखरू देखना चाहती हूँ। इस्माइल ने कहा, किसी और मौजू पे बात हो सकती है मिस हिना फाजिल अली खान? वो बोली, अच्छा यूं है कि आप आज की रात ठंडे दिल से सोचें कल। मगर उसकी बात खत्म होने से पहले इस्माइल ने राब्ता मुनक़ता किया और फिर मोबाइल ऑफ करके तकिए के नीचे रख कर सोने की कोशिश करने लगा। हिना की ऐसी तजावीज उसे मुतनफ्फर कर देती थी। उसे महसूस होता था जैसे वो अपने बाप की राह के कांटे चुन रही हो। मगर जब उसके रवैये पर गौर करता तो ख्याल आता कि शायद वो नेक नियति से ऐसा कर रही है। बहरहाल कुछ भी था, उसकी ये तजवीज इस्माइल के लिए नाकाबिले अमल थी।